चलो, हम क्या देख रहे थे? लोकगीत देख रहे थे। जो लोकगीत एक क्षेत्र में सीमित ना होकर पूरे छत्तीसगढ़ के समाज में प्रचलित है। वो एक जगह से उठता जरूर है या उठा हुआ होगा जरूर, लेकिन वो धीरे धीरे पूरा विख्यात होकर पूरे छत्तीसगढ़ की पहचान हो गई है। उन्हीं लोकगीतों में से हम देख रहे हैं ये लोरिक चंदा का लोकगीत देख रहे हैं। इसे चंदैनी गीत भी कहा जाता है। और इसमें दो जो मतलब इसके अंदर आते हैं पात्र, वो कौन होंगे? एक होंगे लोरिक और दूसरी होंगी चंदा। राजकुमार नहीं है, लेकिन लोरिक क्या है? एक महत्वपूर्ण किरदार में है। और चंदा क्या है? चंदा एक राजकुमारी है। तो इस तरह से इनके बारे में अगर ऊपरी ऊपरी जानोगे तो थोड़े से क्वेश्चन में प्रभाव पड़ेगा। आप क्या करो, थोड़ा सा इनके बारे में जान लो कि क्या चीज होते हैं लोरिक चंदा। ये आप देख रहे हो आरंग महोत्सव में इसका मनाया जाता है। इसका संबंध सीधे सीधे कहां से हो जाता है? रायपुर से हो जाता है, छत्तीसगढ़ से ही हो जाता है। लोरिक चंदा या चंदैनी गीत जिसे बोला जाता है, वो छत्तीसगढ़ की बहुत बड़ी पहचान वाली गीत है। जैसे आप इंडिया लेवल में जाते हो, हीर रांझा, सोनी महिवाल, ये जो प्रेम वाले युगल हैं, वैसे आप देखते हो जब भी प्रेम की परिभाषा दी जाती है तो ऐसे नामों को बताया जाता है। दुनिया में एक बहुत बड़ी चीज क्या होती है? एक सच्चे प्रेम की बात होती है। मैंने अट्रैक्शन वाले प्रेम की बात नहीं कर रही हूँ, एक रियल प्रेम जिसमें आप किसी से कोई मतलब नहीं रखते हैं, अंदर ही अंदर आप उसको उसकी अच्छाई के लिए सोचते हैं। ये होता है प्रेम की छोटी सी परिभाषा। प्रेम की परिभाषा बहुत बड़ी होती है, लेकिन छोटी सी परिभाषा देखा जाए तो आप उससे कुछ भी नहीं चाहते हो सामने वाले से, आप उसके अंदर से, अपने मन के अंदर से उसके लिए शुभ चिंतक की तरह खड़े रहते हो या चाहते हो उसका कुछ अच्छा ही हो। तो ये छोटी सी है प्रेम की परिभाषा। अगर इसकी ब्रॉड परिभाषा देखा जाए तो बहुत भी अच्छी भी होती है, लेकिन आज जो प्रेम की परिभाषा है, कुछ लोगों ने, सबकी बात नहीं कर रही, कुछ लोगों ने काफी बिगाड़ कर रखी है। चाहे वो विवाह से पूर्व का प्रेम हो या विवाह के बाद का प्रेम हो, देख रहे हो कुछ परसेंट लोगों ने इसे खराब करके रखा है। लेकिन प्रेम का रियल मतलब समझ में उनको नहीं आता है। आना चाहिए लेकिन कि प्रेम होता क्या है। तो चलिए हम एक ऐसी ही प्रेम कथा को देखेंगे जो छत्तीसगढ़ के रायपुर में हुई थी, जिसको आज लोक गीतों में गाया जाता है। हम देख रहे हैं चंदैनी गीत, उसी का दूसरा नाम है लोरिक चंदा गीत। लोरिक जो लड़का है या जो नेतृत्व है इसका, जिसे इस लोकगीत में लोरिक नाम है, मेल है ये, और जो चंदा है वो फीमेल है, राजकुमारी है। तो इस तरह से दो पात्र हैं हमारे यहाँ। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, सीधे सीधे प्रश्न आता है कि लोरिक चंदा क्या है या चंदैनी गीत क्या है। 4 ऑप्शन रहेंगे, आप उसमें से लोगे। प्रेम का स्वरूप है ये, प्रेम गाथा है ये, प्रेम गाथा। गाथा मतलब बहुत प्राचीन समय की बात है। जैसे कि हम जब रामायण महाभारत पढ़ते हैं उसमें भी तो राम सीता जी के प्रेम की बात कही गई है। प्रेम वैसा होता है जो मरने के बाद भी जीवित रहता है, वैसा प्रेम होना चाहिए। तो वैसे ही उसी समय जैसा ही ये भी एक गाथा है जो आज भी प्रेम गाथा के रूप में छत्तीसगढ़ में गाया जाता है। अब देखो, इसे एक ऐतिहासिक पात्र माना जाता है। लोरिक चंदा आज के समय की बात नहीं है, यह एक इतिहास की बात है और इतिहास में बहुत बलवती उदाहरण है ये, मतलब बल देकर इस पर बात किया जाता है, लोक गाथाओं में प्रचलित है। तो यह एक ऐतिहासिक पात्र हो जाते हैं लोरिक और चंदा। अब देखिए यह वीरता, प्रेम वीरता और पारिवारिक विरोध, सामाजिक तिरस्कार, संघर्षों पर आधारित है। जहाँ रियल प्रेम होगा, है ना, वहां पर पारिवारिक एक विरोध पैदा हो जाएगा, पारिवारिक संघर्ष पैदा हो जाएगा। भले ही आप अपने ही समाज में हो, लेकिन वो प्रेम हो गया अगर रियल, तो वहां पे कई विरोध आएंगे, कई मारपीट ऐसे वाले लोग आएंगे, कुछ तिरस्कार होगा, कुछ को अपने ही लोगों से संघर्ष करना होगा, तब जाके एक आप चरम सीमा के प्रेम को पा सकते हैं। नहीं तो ये, इसका हमें जानकारी कहाँ से मिलता है कि लोरिक चंदा हमारे छत्तीसगढ़ में थे, या लोरिक चंदा के जो गाथा गाया जाता है वो रायपुर में कुछ जगहों पर मिल रहा है। तो हमारे जो इतिहासकार हैं रमेंद्रनाथ मिश्र, देखो इतिहास की बहुत सारी चीजें, ऐतिहासिक चीजें हैं। आप पुरातत्व काल से जब इतिहास को पढ़ोगे और आधुनिक हिस्ट्री तक भी जाओगे तो आपको वहां तक के साक्ष्य कहीं ना कहीं से खुदाईकर्ता या पुरातत्ववेत्ता द्वारा मिला है, मानव शास्त्रियों द्वारा मिला है। उन्होंने फिर रिसर्च किया है, उस पर पीएचडी किया है और अपने शोध पत्र में, पुस्तकों में इन सब का वर्णन किया है। ये यूं ही ऐसे नहीं मिला है, ये बाकायदे रिसर्च के परिणाम स्वरूप ही हुआ है। तो देखो यहाँ पर छत्तीसगढ़ के प्रमुख है ये इतिहासकार
इनका नाम है रमेंद्रनाथ मिश्र। इनके नाम को याद रखोगे, बहुत जगह नाम इनका आएगा। तो एक हो गए इनके अनुसार जो भी इनके बारे में बताया गया है, लोरिक चंदा के बारे में बताया गया है। एक तो साक्ष्य क्या हो जाता है, इतिहासकार के द्वारा कथन कहा गया, बताया गया है और लिखा गया है। और दूसरा क्या होता है, दूसरा साक्ष्य हमें कुछ ऐसी चीजें मिली हैं जिसे हम देख सकते हैं। यहाँ पर तो पढ़कर मिला, ऐतिहासिक लिखित जानकारी मिली। दूसरी क्या मिली कि कुछ साक्ष्य मिले, कुछ ऐसे सिक्के मिले जिसे हम देख सकते हैं कि हाँ उस समय की बात है। आप लोग माई की गाथा हम आज छत्तीसगढ़ में सुनते हैं, देखते हैं और इसको आज हम पढ़ भी रहे हैं। तो इसके साक्ष्य एक इतिहासकार है जो छत्तीसगढ़ के प्रमुख इतिहासकार हैं रमेंद्रनाथ मिश्र, उनके द्वारा यह साक्ष्य दिया गया है। और उसका दूसरा साक्ष्य क्या है, रायपुर में ही आरंग है और रीवा है। इसमें से क्वेश्चन आ चुका है, बताऊंगी कहां पर आया है क्वेश्चन। आरंग है, आरंग सब जानते हो, और रीवा, रीवा भी रायपुर में है। तो इनके बीच में कुछ सिक्के मिले हैं, लगभग 2.5 साल सिक्के मिले, जो एक महत्वपूर्ण साक्ष्य हो जाता है, उनकी जानकारी का पुख्ता सबूत मिल जाता है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि बहुत ऐतिहासिक चीजें हमारे पास आज मौजूद हैं। तो लोरिक चंदा के बारे में आप ऊपर से जान लोगे, बस आपको कहीं भी फैक्ट मिलेगा आपको इतना ही मिलेगा। लोरिक कौन थे, लोरिक एक इसके जो किरदार थे वो थे, कहाँ के रहने वाले थे, यहाँ के रहने वाले थे। चंदा कौन थी, चंदा एक राजकुमारी थी, कहाँ के रहने वाली थी, यहाँ के रहने। बस आपको इतना ही फैक्ट मिलेगा किससे संबंधित है। लेकिन मैं आपको जो बताने जा रही हूँ आपके दिमाग में हमेशा हमेशा के लिए घुल जाएगा और आप इसमें से आने वाले कोई भी क्वेश्चन को बनाने की क्षमता रख लोगे। तो चलो देखते हैं। आरंग, आरंग कहाँ पर है, आरंग रायपुर क्षेत्र में है। तो आरंग के ही अंतर्गत एक क्या था, राज्य था गढ़गौरा। आरंग के ही अंतर्गत, आरंग बहुत बड़ा क्षेत्र है, आज तो विधानसभा क्षेत्र है, पर एक क्या था, ये पूरे राज्य की तरह था। तो इसमें एक गढ़गौरा राज्य के रूप में इसको जाना जाता था पहले। तो इस गढ़गौरा को ध्यान रखोगे कि आरंग में एक गढ़गौरा राज्य था। वहां पर पास में एक रीवा गांव अलग से विभाजित, मतलब उसी में ही एक रीवा गांव था। पहले तो सब एक थे, तो एक ऐसा करके रीवा गांव था। वहां पर रीवा गांव को भी देख लोगे, या वहीं पर था। अब इसमें से आप एक देख लोगे, पन्ना नगर को अंडरलाइन कर लोगे अपने नोट्स में। पन्ना नगर क्या है, पन्ना नगर यूपी का एक राज्य था। वहां से कुछ लोग, जैसे आज भी कुछ लोग यूपी से आ रहे हैं, रह रहे हैं, बस रहे हैं। तो इस बहुत समय, ऐतिहासिक समय की बात है कि पन्ना नगर राज्य से, पन्ना नगर को ध्यान रखोगे, पन्ना नगर राज्य से जो यूपी में है, वहां से एक व्यक्ति आए, नाम क्या था उनका, बोडर साय। उनका नाम था बोडर साय। वो अपने पत्नी और 2 बच्चों के साथ, 2 पुत्रों के साथ कहां पर आए, यहाँ पर आरंग क्षेत्र में आए। देख रहे हो, 2 पुत्रों के साथ आए। उनके 2 पुत्रों में एक का नाम था बावन, एक का नाम था बावन और दूसरे का नाम था लोरे। ये 2 पुत्रों के साथ वो यहाँ पर आए। अब देखो, यहाँ पर जो गढ़गौरों के राजा थे, राजा का नाम भी ध्यान रख लेना। राजा का नाम क्या था, राजा महर था। जो गढ़गौरा के राजा थे उनका नाम था राजा महर। महर के पास आए तो ये अपने साथ एक पड़वा लाए थे। देखो, छत्तीसगढ़ में पड़वा पूछा गया कि पड़वा किसे कहते हैं, पठिया किसे कहते हैं, पटवा किसे कहते हैं। तो यहाँ पे पड़वा शब्द आया, मतलब भैंस का जो नर बच्चा होता है उसको पड़वा कहा जाता है। ये क्वेश्चन में कई बार व्याकरण में आ चुका है। तो ये जो थे बोर्डर्स आए, ये राजा के पास आए तो खाली हाथ नहीं आए, कुछ अपने क्षेत्र से एक पड़वा लेकर आए। मतलब पड़वा मतलब एक भैंस का नर बच्चा जो होता है उसे बोला जाता है छोटा सा बच्चा, ताकि पाल पोस के उसको बड़ा कर दोगे तो वो पहचानता है, जहां रहेगा वो उसके साथ पहचान के साथ बड़ा हो जाएगा, उसको अपना हो जाता है वो। तो इस पड़वा का नाम क्या था, सोन पड़वा। इस पड़वा का नाम सोन पड़वा था। बहुत ही खूबसूरत था, हष्टपुष्ट था, बलिष्ठ था। तो ऐसे पड़वा को देख कर क्या हुए, राजा महर जो ये राजा महर थे बहुत प्रसन्न हुए। अब राजा के पास आप एक पड़वा लेकर वो गए, बॉर्डर से आए, तो राजा बहुत बहुत प्रसन्न, बहुत खुश हुए, क्योंकि पड़वा मतलब जो कृषि के काम में आता है वो बहुत बड़ी चीज हो जाती है, कृषि में सहयोगी हो जाता है। और इतना सुंदर था वो कि उसको देखकर राजा प्रसन्न हो गए। बॉर्डर साहब को बोले कि हम आपको, आप यहीं रह जाओ, यहाँ से मत जाना, यहीं रह जाओ, हम आपको एक स्थान देते हैं और वहां पर आप बस जाओ अपने बच्चों को लेकर। तो यहाँ पर रीवा स्थान उनको दे दिया, रीवा क्षेत्र दे दिया, बोला कि आप इसमें अपना शासन करो, राजस्व वसूलो, खेती करो और अपना यहाँ पर रह जाओ। इस तरह से रह गए। अब महर साय के राजा में क्या हुआ, जैसा कि इतिहास में भी तुम लोग बहुत सारा पढ़े होगे, कालिदास की रचनाओं में ही पढ़े होगे,
बहुत सारी रचनाएं हैं जिसमें एक राजा और एक रानी की प्रेम कथा होती है, वैसे ही छत्तीसगढ़ में अपने यहाँ लोरिक चंदा की प्रेम कथा है। तो ये राजा महर है, इनकी एक पुत्री थी क्या, चंदा। पुत्री बहुत सुंदर थी, बहुत ही खूबसूरत थी, बहुत मतलब रानियां मतलब जानते हो ना अपने आप ही सुंदर, उनके पास खाने पीने की कमी थोड़े ना है, वो तो पैदाइश से सुंदर हो जाती हैं। तो उनकी पुत्री थी चंदा। अब इस पुत्री का क्या किए, इस ये जो बावन था बॉर्डर साय का एक बड़ा पुत्र था बावन, इस पुत्री के अपनी पुत्री चंदा के साथ इनका विवाह तय कर दिया, क्योंकि बावन भी देखने में अच्छा था, बलवान था, और चूंकि ये राउत जाति के थे, यादव जाति के थे, मान के चलो यादव या राउत जाति के थे लोग, तो अच्छा मतलब दिखने में अच्छा था। तो ये जो चंदा का विवाह है उसके साथ तय कर दिए बावन के साथ। लेकिन बावन क्या था, बावन को शादी विवाह से मतलब ही नहीं था, वो तो शादी करना ही नहीं चाहता था। शादी तो उनके पिताजी ने तय की और लड़की के पिता ने तय की। अब क्या था, बावन ये अपने आप को तीर्थ स्थान पे चला गया, महानदी के तट पे जाकर अपना जो योग होता है योग मुद्रा में चला गया, मतलब वहां पर तपस्या करने लगा। उसको विवाह से कोई लेना देना नहीं था। देख रहे हो वो संन्यास को चला गया, फिर वहां पर आया ही नहीं। अब जो ये पिताजी थे इनके बॉर्डर्स आए, जो बॉर्डर्स आए थे इनके पिताजी काफी परेशान हुए कि मैं तो राजा महर को वचन दे चुका हूँ कि हाँ आपकी पुत्री के साथ इनका विवाह बचपन में ही इस टाइप से हो चुका था, एक प्रकार से पक्का, मतलब वचन का पक्का, तो बातें हो चुकी हैं, अब कैसे किया जाए। तो बोले कि अब मैं कैसे जाऊंगा, राजा नाराज हो जाएंगे, मैं कैसे करूंगा, मैं कैसे बताऊं कि पुत्र तो अब तो सन्यास को चला गया है, अब उनकी पुत्री चंदा का क्या होगा करके। तो लोरिक सामने दिखता है, थोड़ा सा दिमाग लगाए, लोरिक भी तो ठीक ही दिख रहा है, इसी को बना के ले जाता हूँ, अपना पुत्र बना के ले जाता हूँ, बड़ा वाला बोलूंगा यही बावन है। तो ले गए उसको अपना पुत्र बना के, फिर वहां पर गए, देखो लोरिक को लेकर चले गए उसी समय। जब लोरिक तो देखी नहीं थी बावन को, कभी नहीं देखी थी, बचपन की बात थी, 3 साल के थे ये सब, और 1.5 साल की छोटी सी कन्या थी। तो ऐसा वाला समय रहता था पहले ना, तो उस समय तो वो लोग पहचानते नहीं थे एक दूसरे को, लेकिन वो लोरिक को ले गए। लेकिन पता चल चुका था कि ये बावन नहीं है, उस लड़की को पता चल चुका था, क्योंकि बचपन का कुछ भाषा याद रह जाती हैं। तो उसने देखा कि ये तो नहीं है, लेकिन लोरिक को देखते ही वो बहुत प्रभावित हो गई। मतलब लोरिक का पूरा गेटअप था, लोरिक का इतना ज्यादा सौंदर्य था, इतना ज्यादा आकर्षक व्यक्तित्व था, उसके जो उसका जो व्यवहार था वो चंदा को बहुत प्रभावित कर गया। तो ये क्या हुआ, क्या अब तो बोली चंदा कि मैं तो अब इन्हीं से ही विवाह करूंगी, मैं इन्हीं को ही अपना जीवन साथी मानूंगी, यही मेरा प्रेम होंगे। और जो लोरिक है वो बांसुरी वादन में एकदम कृष्ण की तरह था, बहुत सुंदर बांसुरी बजाता था, हर प्रकार से योग्य था। उसका चंदा का कहना था कि मुझे सिर्फ वर के रूप में अब लोरिक ही चाहिए। अब यहाँ पे क्या होता है, पारिवारिक विवाद होता है कि हम बावन को तय किए थे तो लोरिक क्यों रहेगा। उस समय की बातें या आज की भी बातें ऐसी समथिंग होती ही है, शादी उससे तय हुई है अब इससे नहीं होगी। प्रेम की बातें जहां आती हैं और रियल प्रेम की बातें जहां आती हैं वहां पर देखो विरोध, मारपीट, मारधाड़, ये तो होना ही होना है, इस टाइप का देखो शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे पारिवारिक संघर्ष बढ़ गया, और चूंकि चंदा और लोरिक एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहते थे, प्रभावित थे एक दूसरे से, लेकिन सारी चीजों में इनका संघर्ष बढ़ चुका था, तो इनको काफी परेशानियों से गुजरना पड़ा। अब देखो यहाँ पे जो गीत होते हैं, अब छत्तीसगढ़ के गीत हैं उनमें भी इनका वर्णन मिलता है, लेकिन इतने संघर्ष के बाद फिर एक दिन पूरे को मानना पड़ा, और यहाँ पर उनका एक जो प्रेम था वो सफल हुआ। तो एक सफल प्रेम कहानी में इनका भी नाम आता है। अगर इंडिया लेवल पे किसी की प्रेम की परिभाषा दी जाती है तो छत्तीसगढ़ लेवल में भी छत्तीसगढ़ के हिसाब से भी इनके प्रेम की परिभाषा दी जाती है। अब देखो गीतों में वर्णन किस किस जो लोरिक चंदा ये चंदैनी गीत गाया जाता है, किस हिसाब से वो उस गीत को गाया जाता है, उनके अपार प्रेम की गाथा गाई जाती है, उनके प्रताड़ना को गाया जाता है कि समाज द्वारा उनको कितनी प्रताड़ना दी गई है, इस प्रकार से प्रताड़ना को गाया जाता है। फिर एक सामाजिक व्यवधान के बारे में बताया जाता है कि उनके रास्ते में कितनी अटकलें आई, कितनी परेशानियां आई, कितना उनको संघर्षों का सामना करना पड़ा, तो ये सामाजिक संघर्ष उसमें गाया जाता है। फिर स्वीकारोक्ति की बात की जाती है कि दोनों के प्रेम को अंततः लोगों ने पहचाना और उनके प्रेम को स्वीकार किया। तो ये सारी चीजें उस गाथा में गाई जाती हैं और बताते हर चीज को गाकर बताया जाता है। तो बहुत ही ये प्रेम की सुंदर एक लोक गाथा हो जाती है। अब देखो ये मैंने बताया कि ये राउत जाति के थे, तो राउत जाति में यह गाथा बहुत प्रचलित है, उन्हीं के द्वारा शुरू किया गया है यह। अब इसके कलाकार कौन हो जाते हैं, चिंतादास। चिंतादास को चंदैनी से याद रखना है, चंदैनी चंदा के नाम से भी बोला जाता है।
चंदैनी गीत चंदा के नाम से भी जुड़ गया है, इसे दूसरा नाम बोलते हैं लोरिक चंदा गीत। और इसके जो कलाकार हैं चिंतादास, तो चंदैनी से चिंता को बिल्कुल याद हो जा रहा है, आसानी से याद हो जा रहा है। अब लोरिक का जो जाति था वो अहिर था, यादव था, ये याद रखना है। आपको जो फैक्ट बुक में मिलेगी बस इतना ही मिलेगा कि लोरिक कौन थे, लोरिक रीवा के रहने वाले थे, बस यही मिलेगा। हाँ, इस पे क्वेश्चन आ चुका है, पिछली पीएससी में क्वेश्चन आ चुका है कि लोरिक कहाँ के निवासी थे, तो याद रखना कि लोरिक रीवा के निवासी थे, ये क्वेश्चन में आ चुका है। अब चंदा थी एक राजकुमारी, और राजकुमारी कहाँ की रहने वाली थी, आरंग की रहने वाली थी। कभी क्वेश्चन देखने को मिल रहा है कि चंदा कहाँ की निवासी थी, तो आपको बताना पड़ेगा आरंग की निवासी थी। और इसमें कुल की बात आती है तो चंदा उच्च कुल की थी, राजकुमारी थी, चूंकि राजा के द्वारा ही इन लोगों को दिया गया था एक जगह रहने के लिए, तो ऐसा हो जाता है। अब इसे वाद्य यंत्र की बात आती है तो ये वाद्य यंत्र को अच्छे से याद रखना है, टिमकी और ढोलक, इसी को बजाकर जो राउत जाति गाती है लोरिक चंदा गीत, इसी का पूरा उपयोग करते हैं। ये कलाकार को देख रहे हो, कलाकार को मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे याद रखना, चिंतादास मैंने पहले बता दिया, चंदैनी से क्या करना है, चिंतादास करना है। पार्श्व गायक मतलब उनके साथ साथ एक और गायक होते हैं पार्श्व गायक, उनका नाम है रवान यादव, इनको भी याद रखना है। देखो यादव है ये, तो यादव में प्रचलित हो जाता है, ज्यादातर उन्हीं में निकल कर आता है यह गीत। तो रवान यादव मुख्य कलाकार है और इम्पोर्टेंट है, इनका नाम कई जगह आता है। फिर उसके बाद रामचंद्र देशमुख के बारे में क्यों हम पढ़ रहे हैं, रामचंद्र देशमुख यहाँ पर कहाँ से आ गए, इसको समझिएगा। जो चंदैनी गोंदा है, रामचंद्र देशमुख चंदैनी गोंदा के आविष्कारक हैं, चंदैनी गोंदा को इन्होंने मंचन शुरू किया है, तो उसी के माध्यम से नाचा को श्रेष्ठ बनाया है। इनका जो नाचा है, नाचा क्या है, एक नाट्य है, लोक नाट्य है नाचा। नाचा के बारे में अलग से क्लास में पढ़ेंगे कि छत्तीसगढ़ में प्रचलित लोक नाट्य कौन कौन से हैं, उसमें से एक प्रमुख हो जाएगा नाचा। जैसे हमने देखा था एक क्लास में भतरा जनजाति में भतरा नाट, वो भी लोक नाट्य है और नाचा भी लोक नाट्य है। तो रामचंद्र देशमुख ने चंदैनी गोंदा, इसी चंदैनी गोंदा में थोड़ी सी मॉडिफाइड करके कुछ जोड़कर बहुत सुंदर तरीके से नाचा, अपने नाचा को बहुत ज्यादा श्रेष्ठता प्रदान की है। तो देख रहे हो चंदैनी जो लोरिक चंदा है वो कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। ये मूलतः छत्तीसगढ़ का है। इसमें अभी हम आगे की देखेंगे लोकगीत जो राजस्थान से संबंधित है, वो राजस्थान से आया था, लेकिन जो लोरिक चंदा है चंदैनी है, यह मूलतः छत्तीसगढ़ का ही है, उदाहरण है ये देख लो। यहाँ पर मैंने लोरिक चंदा का यहाँ पर एक पिक्चर रखा है। इन पे जो गाना गाया जा रहा है ये बहुत खूबसूरत तरीके से गाना गाया जाता है। और ये आरंग महोत्सव होता है जब छत्तीसगढ़ में, उस समय ये तो प्रमुख हो जाता है क्योंकि आरंग का क्षेत्र पड़ता है और आरंग में राजा मोरध्वज की राजधानी भी रही है। आप इसको इतिहास में देख रहे हो कि राजा मोरध्वज का संबंध आरंग क्षेत्र से है और उसी क्षेत्र से लोरिक चंदा का गाथा गायन किया जाता है। चंदा के बाद लोरिक चंदा को याद रखिएगा, हमारे छत्तीसगढ़ की मूलतः निवासी थी ना, मूलतः थी, बाहर से आया हुआ किरदार बिल्कुल नहीं है, बाहर से आए हुए साक्ष्य बिल्कुल नहीं है। छत्तीसगढ़ में उसके पूरे साक्ष्य मिल चुके हैं, उसके आधार पर ये गाथा गाया जाता और इनके परंपरागत है यादव जाति में। अब देखिए हम यहाँ पर देख रहे हैं ढोला मारू लोकगीत। यहाँ पे एक छोटा सा मैंने यहाँ पर चित्र रखा है, ये है ढोला का चित्र है। ढोला मतलब क्या होता है, राजस्थानी भाषा में मारो ढोलना बोलते हैं ना, आयो रे मारो ढोलना, मतलब उनका जो पति होता है उसकी उपाधि दी जाती है। तो ढोला का मतलब क्या होता है, कीड़ा ढोला नहीं ना, ढोला मतलब क्या होता है, पति होता है, राजस्थानी भाषा में पति होता है। और ये है क्या, मारू, मारपीट नहीं, मारू नाम है इनका, नाम ही मारू है, किसी का नाम बचपन से जो रखा गया वो तो है। तो इनका नाम है ढोला, इनका नाम है मारू। और ये जो कैमल रखे हैं, ऊंट रखे हैं, ये राजस्थान का वाहन होता है, उसी पर ये सवारी कर रहे हैं। तो ये ढोला है, ये मारू को ले जा रहे हैं। अब उसकी गाथा हम सुनेंगे। चलिए हम देख रहे हैं कि ढोला मारू जो लोकगीत है वो छत्तीसगढ़ की बिल्कुल नहीं है, ये छत्तीसगढ़ से बाहर की लोकगीत है। लेकिन वो छत्तीसगढ़ में उतना ही प्रचलित है, उतना ही गाया जाता है, उतने ही मनोरंजन के साथ इसको बताया जाता है गा गा के, क्योंकि यह भी प्रेम से जुड़ा हुआ है। मतलब कुछ किरदारों ने, कुछ ऐसे व्यक्तित्व ने प्रेम की परिभाषा को मरने के बाद भी जीवित रखा है, तो उस प्रेम को ये अपने लोकगीतों में गाते हैं। तो देखिए यहाँ पर
मैंने जो भी यहाँ लिखा है सारे शॉर्ट नोट्स में लिखा है, मैं आपको जो बता रही हूँ समझाकर बता रही हूँ। आप अपने जो नोट्स है इसी टाइप का बनाओगे, बहुत ज्यादा लंबे लंबे सेंटेंस का उपयोग नहीं करोगी। इससे क्या होता है, लंबे लंबे सेंटेंस उपयोग करने से आपका नोट्स होता है वो बृहद हो जाता है, बड़ा हो जाता है, इतना हैवी हो जाता है कि आपको देखकर लगेगा कि हम तैयारी कैसे करें। तो आप शॉर्ट्स में लिखोगे, जैसे मैं यहाँ शॉर्ट्स में लिख रही हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ कि मुझे पढ़ना क्या है, तो मैं पढ़कर बता दे रही हूँ। आप भी उसके पढ़ने के बाद जान जाओगे इसके अंदर क्या है। ऊपर की एक लाइन आपको पूरा चीज समझा देगी, तो आपको इसी तरह से शॉर्ट नोट्स पे जाना है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ढोला मारू। ढोला मारू की बात हो रही है, सदी कौन सी है, 11वीं। 11वीं शताब्दी की बात हो रही है। राजस्थान के जो कवि है कल्लोल, राजस्थान के कवि हैं कल्लोल, उनके द्वारा रचना की गई है। किसके बारे में, ढोला मारू के बारे में रचना की गई है। तो ढोला मारू के बारे में 11वीं शताब्दी में कवि कल्लोल के द्वारा महाकाव्य लिखा गया है। उस महाकाव्य में इनका वर्णन मिलता है। बहुत प्राचीन समय की बात है, यह भी ऐतिहासिक बातें हैं जो, यह भी ऐतिहासिक बातें हैं जो समाज और समुदाय में जन्मों जन्मों तक गाए जाएंगे और पढ़े जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर ढोला की बात हो रही है। ढोला कौन थे, मैंने कहा था राजस्थान के दोनों पर्सन है, व्यक्तित्व है। तो ढोला है नरवर। नरवर कहाँ पे है, राजस्थान में। नरवर के राजा नल के पुत्र थे। राजा नल का नाम सुना है सभी ने, वही राजस्थान के राजा थे। उस राजा नल के ये पुत्र थे। इनकी पत्नी का नाम दमयंती था। राजा नल और पत्नी दमयंती के पुत्र थे और ये नरवर के राजा थे। और मारू कौन थी, मारू वही का एक देश था, पुंगल देश। पुंगल देश की राजकुमारी थी। दोनों ही राजा और रानी के कैटेगरी वाले थे, दोनों का समान व्यक्तित्व था। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, ढोला और मारू का विवाह बचपन में तय कर दिया जाता है। मान लीजिए ये छोटे थे, ये 3 वर्ष के थे। जो ढोला थे वो 3 वर्ष के थे, मारू थी 1.5 वर्ष की थी। बचपन में इनका विवाह जैसे हो जाता है, फिर गौना छोड़ दिया जाता है। उस तरह से ये थी। यहाँ पर युवा होने पर, जब ये युवा हो गए, जो ढोला थे ये 3 वर्ष के बच्चे थे। बच्चों को देखिए उतना याद नहीं रहता है, याद किसे रहता है, माता पिता को रहता है। लेकिन माता पिता इनके अब नहीं थे। तो क्या हुआ, जो ढोला थे ये बड़े हो गए, युवा हो गए, अपने क्षेत्र में अग्रसर हो गए। तो इनका विवाह अपने, इन्होंने किससे विवाह किया, वहां की एक रानी थी मालवर्णा, नाम था उसका मालवर्णा। मालवर्णा से इन्होंने विवाह कर लिया। मालवर्णा बहुत ही सशक्त नारी थी, मतलब कुछ भी होगा, मतलब पति, उसको पता चल चुका था कि 1.5 वर्ष की 3 वर्ष की छोटे उम्र में इनका विवाह, ढोला का विवाह मारू से हो चुका है। इसको सब पता हो गया था, सारी हिस्ट्री इसने जान ली थी। अब ये करेगी विलन की भूमिका। देखना, ये विलन मतलब खलनायक की भूमिका में अब आ जाएगी। इसको पहले से ही पता चल चुका था कि इनका विवाह दोनों का हो चुका है, लेकिन इसको कभी मतलब सामने में, जैसे कि भगवान बुद्ध को नहीं बताया जाता है कि जीवन कैसा है, मृत्यु कैसे होती है, वैसे ही इसको नहीं बताया गया कि कोई भी आपका शादी हुआ था, किसी ने नहीं बताया। इसके जो स्मरण पत्र था पूरा भूल चुका था, कुछ नहीं पता था 3 वर्ष के बच्चे को। तो यहाँ पर देखिए इस मालवर्णा से विवाह हुआ, इसने सारी चीजें छिपा छिपा के रखी, कुछ नहीं बताया गया, पिता तो थे नहीं। तो क्या हुआ, अब देखिए संदेश मारू को लेकिन याद था, मारू के पिताजी ने बता रखा था, जो पुंगल देश के राजा थे, राजा पुंगल, उन्होंने मारू को बता रखा था कि तुम्हारी शादी बेटी, तुम छोटी थी तो तुम्हारी शादी हमने ढोला नामक राजा से कर दी थी, जो वहां नरवर के राजा हैं, राजा नल, उनके पुत्र से मैंने कर दी थी। तो वो अपने पति धर्म पर चल रही थी, लेकिन ये पति धर्म पर चल रही थी, लेकिन उन्होंने उधर विवाह कर रखा था। विवाह के बीच में कौन थी, मालवर्णा थी। तो यहाँ पर उन दोनों के बीच में बहुत बड़ा खाई था, पता नहीं चलने दे रहे थे कि विवाह भी हुआ था। पर मारू को पता था कि मेरा पति है, विवाह हो चुका। अपार प्रेम करती थी, बहुत प्रेम करती थी, मतलब प्रेम की पराकाष्ठा क्या होती है ऐसी जगह से पता चलती है। तो मारू ने, उनके पिता, जो मारू के पिताजी थे, उन्होंने बार बार संदेश भेजते थे, संदेश बाहर से संदेश भेजते थे कि जाओ नरवर के जो राजा हैं ढोला को बताओ कि आप अपनी पत्नी को आइए, समझिए और ले जाइए, विवाह हो चुका है। लेकिन जो भी संदेश बाहर जाता था वो मालवर्णा जो पत्नी थी उसको मरवा देती थी, उसका कत्ल करवा देती थी, उसको वहां तक संदेश को पहुंचने नहीं देती थी। पता ही नहीं चल पा रहा था कि ढोला का, जो राजा ढोला है, उनकी शादी मारू से हो चुकी है। हर साक्ष्य को काट कर गिरा दिया जाता था। यहाँ पे मालवर्णा पूरी तरह से खलनायक हो चुकी थी, पता ही नहीं चलने देती थी। फिर आगे देखते हैं, फिर देखते हैं इसमें क्या होता है।
एक बार फिर राजा राजा बोले, मारू भी बोले कि हर हर संदेश वाहक को ये जो मालवर्णा है वो तो मार गिरा रही है। अब क्या उपाय किया जाए, कैसे पता चलवाया जाए कि इनकी शादी ढोला के साथ मारू की हो चुकी है। तो फिर उन्होंने एक गुप्त संदेश को भिजवाया, जो वेशभूषा को बदल कर जाते हैं, देखो कुछ खुफिया टाइप का जाते हैं, तो वेशभूषा को बदल कर गए और उन्होंने एक गायक के रूप में अपनी पहचान बना कर गए और वहां पर गायक के रूप में वहां पर उनको बोला गया कि हाँ आप गाना गाइए। और मालवर्णा को बिल्कुल खबर नहीं दिया गया, बिल्कुल पता नहीं चलने दिया, जानते थे कि इसका भी कत्ल करवा देगी वो। तो मालवर्णा अनभिज्ञ थी। अब उसने गाना गाना शुरू किया, इतना गाया इतना गाया इतना गाया, इतनी छवि थी उसकी गाना गाने में, इतना गाया, रात भर उसने गाना गाया। जब मालवर्णा सो गई इतना गाया जब मालवर्णा नहीं सहन कर पाई तो क्या हुआ, वो सो गई। अब उसको सोते साथ ही वो राजा के पास जाके गाना गाया, राजा को बताया कि मारू है आपकी, मतलब गाना गाने की भाषा में ही बताया, दूसरे लैंग्वेज में समझा के बताया कि मारू है जो आपकी आज भी प्रतीक्षा कर रही है, आपके लिए इंतजार में एक एक पल वो तड़प रही है, रो रही है। आप एक मुख उसकी तरफ देखिए। उनको पूरी बातें याद आ गई उनकी गाना कहानी सुनने के साथ। पूरा जैसे एक फिल्म चलने लगता है ना, प्राचीन समय का या याददाश्त खो गई होती है, पूरा याद आने लगा। उसने गा गा कर बताया, मालवर्णा सो रही थी इधर, कुछ नहीं पता था उसका पूरा कहानी हो गया था अब फेल पूरा कहानी फेल हो गया था। तो जहाँ प्रेम होगा ना वहां जीत होगी, ऐसा वाला यहाँ पर हो गया। पूरा ढोला को याद आ गया। अब ढोला निकला, अब ढोला मारू के पास जाने के लिए बेचैन हो गया। अब मुझे मारू से मिलना है, मेरी पत्नी है, मैं उसके साथ अन्याय कर चुका हूँ, मुझे जल्द से जल्द जाना होगा। तो अब इसको पता चल गया था मालवर्णा को कि राजा को सब पता चल गया है। अब क्या करूं, अब तो मेरी ये सौतन ला देगा। भाई सौतन तो ये थी, वो तो थी नहीं, वो तो पहली पत्नी थी। प्रेम, अपार प्रेम भी था यहाँ पर, और ढोला को ही पता चल चुका था। अब क्या करती थी, जो वो कैमल था, जो ऊंट राजा लेकर जाने की कोशिश करता था, उस ऊंट को बदल देती थी, खराब ऊंट को रख देती थी। राजा बड़ा परेशान, अब मैं उस देश तक कैसे पहुंचूंगा, ये बहुत परेशान करके रखी है। तो राजा अपने दूसरे साथियों से बोला, मंत्रियों से, कि मेरे लिए गुप्त रूप से एक अच्छा ऊंट ला कर दो जिसमें मैं इसको बिना बताए निकल सकूं। तो खराब ऊंट की जगह उस अच्छे ऊंट को रख दिया गया। मालवर्णा को यहाँ भी पता नहीं चला। अब उस ऊंट को लेकर राजा निकल चले पुंगल देश की ओर, मारू से मिले। दोनों की जो मिलन है, जो मिलन की पराकाष्ठा है, प्रेम की पराकाष्ठा है, उस समय पता चलता है। इतना रोना इतना रोना इतना रोना उस बचपन के विवाह को देखकर, तो मतलब वहां पर प्रेम की पराकाष्ठा समझ में आती है। अब जो राजा थे ढोला, ये अपनी रानी को लेकर अब अपने देश की ओर, नरवर की ओर आने लगे। अब यहाँ पर मारू को के रास्ते में भी एक खलनायक पैदा हो चुका था। होता है ना किसी और को कि मैं मारू को जाने नहीं दूंगा, मारू तो मेरी है, हाँ मारू तो मेरी है, तो मारू जो रानी है वो मेरी है, तुम मारू को ले जाकर दिखाओ। इतना पीछा किया, इतना पीछा किया, इतना पीछा किया, मतलब पूरे रेगिस्तान भर इसको, मतलब राजा को दौड़ाता रहा, ढोला को, मारू को किसी दूसरे ऊंट पे बैठा के दौड़ा दिया, ऐसा करके मतलब बहुत परेशान किया ये खलनायक। इसके खलनायक का नाम क्या था, ये उमर सुमरा। इस खलनायक का नाम था उमर सुमरा, जो मारू के पीछे लगा हुआ था। अभी मारू को जाने नहीं दूंगा, कुछ भी इन लोगों को मिलने नहीं दूंगा, उसकी पत्नी के रूप में जाने नहीं दूंगा। बहुत पीछा किया, बहुत पीछा किया। लास्ट में इसको उस जो मारू थी, राजा क्या किया, अपने अच्छे वाले ऊंट पे बैठा के आगे की ओर रवाना कर दिए। और इतना दौड़ा ऊंट कि वो पीछा ही नहीं कर पाया। एक अच्छे ऊंट को लेकर गए थे, पहले से मैंने बताया। वो ऊंट इतना तेज गति से दौड़ रहा था कि उमर सुमरा पीछा ही नहीं कर पाया। बोला, निकल गई रे हाथ से मारू, निकल गई रे, मैं तो मार गयो मौके। तो यहाँ पर वो पछता गया और वहां पर उसका काम खत्म हो गया। तो यहाँ पर देख रहे हो कि ऐसे प्रेम में कितने लोग बीच में रास्ते में खराब काम किए हैं। तो यहाँ पर अब आते हैं कि जब भी राजस्थान में किसी सुंदर जोड़े की बात की जाती है, कि सुंदर पति पत्नी की बात की जाती है, तो वहां पे ढोला और मारू का संज्ञा दिया जाता है। उनके गुणों के रूप में उस पति पत्नी को देखा जाता है। तो यहाँ पे ढोला और मारू एक पति पत्नी के रूप में प्रेम की बहुत अच्छी मिसाल हो जाते हैं। छत्तीसगढ़ में कहाँ से आया, छत्तीसगढ़ में किसी ने इसे गाना शुरू किया और इतना फेमस हो गया। ढोला मारू का जो लोकगीत है वो आज छत्तीसगढ़ में पूरे पहचान में हो गया है। तो ये ढोला मारू के प्रेम, विरह और मिलन की कहानी इस लोकगीत में छत्तीसगढ़ में उतनी ही खूबसूरती के साथ गाया जाता है। अब इसके कलाकार देख लो, ढोला मारू के कौन से हैं। इसको छोटी सी मैंने जोड़ने की, याद करने की ट्रिकी बताई थी, क्या है कैसा है। तो जो इसके ढोला मारू के कलाकार हैं, उनमें मुख्य कलाकार जो बोलना चाहिए,
ढोला मारू गीत के जो मुख्य कलाकार हैं, जिन्होंने इसे इंडिया लेवल पर, विश्व लेवल पर ख्याति पहुंचाई है, वो है सूरजबाई खांडे और जगन्नाथ कुम्हार। इसको आप एक लाइन में दोनों को याद रखोगे। ढोला मारू के जो मुख्य कलाकार हैं सूरजबाई खांडे और जगन्नाथ कुमार, तो ऐसे याद रख लो। ये ढोला है, देखो याद करने के लिए बता रही हूँ, ढोला बहुत बड़ा नाम होता है, राजा है ये ना। ढोला मतलब बहुत प्रेम के ये नाम में जाना जाता है। तो सूरज है, ढोला को मैं उस कीड़े के रूप में मैं याद करवा सकती हूँ, नाम सिर्फ याद करने के लिए है। जब भी सूरज उगता है तो चावल या चना या कुछ भी चीज सुखाए होते हो तो क्यों सुखाते हो, उसमें से ढोला ओला मर जाए, ऐसे ना सुखाते हो। तो इस ढोले को आप याद कर सकते हो कि सूरज में के सामने चीजें सुखाई जाती है ताकि ढोला खराब हो जाए, हट जाए, इस तरह याद करने के लिए ट्रिकी है। तो तुमको क्या होगा, हमेशा के लिए याद हो जाएगा कि सूरजबाई खांडे का ये जो है वो ढोला मारू है। और जगन्नाथ कुमार, सूरज जगन्नाथ, जग में है सूरज, ऐसे करके इसको याद कर लेना। तो यहाँ पे ये किरदार और ये कलाकार अच्छे से तुमको कनेक्ट हो जाएंगे। ढोला मारू का मैंने यहाँ पिक्चर दिया था, अब देखो अभी पिक्चर समझ में आ गई बढ़िया से। इनके बीच की सारी बातें आपने जान ली। ये राजा ढोला है, नरवर के राजा हैं, ये राजा नल के पुत्र हैं, ये इनका नाम है ढोला। ढोला मतलब आज पति के रूप में इनका नाम लिया जाता है। एक पत्नी अपने पति का नाम ढोला ही कहती है। और ये है रानी मारू, मारू जो पुंगल देश की राजकुमारी है, वहां की ये रानी है। तो ये दोनों एक मजबूत कैमल, जो अच्छे किस्म का कैमल है, उस पर बैठ के जा रहे हैं। जितने विलन थे सब पीछे छूट गए और इनके प्रेम की विजय हुई। अब जब भी ढोला मारू के बारे में पूछा जाएगा, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, सारे क्वेश्चन बनेंगे। अब देखिए यहाँ पर अगला जो लोकगीत हम देखने जा रहे हैं वह है भरथरी। भरथरी, हम ऐतिहासिक चीजों की जो लोकगीत चल रही है हम उसको पढ़ रहे हैं जो आपके सिलेबस में है। याद रखिएगा ये सारी चीजें आपके विषय वस्तु में आते हैं, सिलेबस में आते हैं। और सिलेबस में आई हुई चीज क्वेश्चन बार बार आता है, लोकगीतों से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में ये अंतरराष्ट्रीय रूप से विख्यात हो चुका है। यहाँ पर हम देख रहे हैं भरथरी गीत देख रहे हैं। इसके बाद बहुत प्रमुख होता है भरथरी गीत। भरथरी गीत को भी सूरजबाई खांडे ने ही गाया है, इसकी ये मुख्य कलाकार है। ये देखिए आपकी सूरजबाई खांडे हैं, अभी नहीं है जीवित, लेकिन इसको इतनी पहचान दे चुकी हैं कि आने वाले अगले कलाकार भी इसमें विख्यात हो रहे हैं। तो सूरजबाई खांडे। चलिए देख लेते हैं भरथरी गीत। भरथरी जो लोकगीत है छत्तीसगढ़ में इतना प्रचलित है, आखिर यहाँ ये भी शुरू, यहाँ की जो मूल बातें हैं यहाँ पर शुरू नहीं हुई हैं, लेकिन इसको गाया इतने अच्छे चाव से गाया जाता है कि छत्तीसगढ़ में ये अपनी पहचान बना चुका है। भरथरी कौन थे? भरथरी राजा थे, एक प्रकार से राजा, पुराने समय के राजा थे भरथरी। और किसके भाई थे ये? तो राजा विक्रमादित्य के ये छोटे भाई थे, अनुज थे उनके। देखिए ये जो राजा भरथरी हैं ये और रानी पिंगला, दोनों को पहले याद कर लीजिए। आपका क्वेश्चन यहीं से आएगा, आपका क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि भरथरी गीत किसके बारे में किया गया है, भरथरी लोक गीत है उसमें किसका वर्णन किया गया है? तो राजा भरथरी और रानी पिंगला, इन दोनों को नाम को याद रखेंगे। राजा भरथरी और रानी पिंगला दोनों को एक साथ याद रखना है, क्योंकि इसी पे क्वेश्चन बन चुका है कि भरथरी गीत राजा भरथरी और रानी पिंगला पे गाया गया है, बस इतने में ही है। और ये वैराग्य जीवन पर आधारित है। मैं बताऊंगी कि वैराग्य जीवन पर क्यों आधारित है। एक होता है करुणा रस, इसको करुणा रस आप यहाँ पर बोलिएगा, करुण रस। तो जो भरथरी गीत है यह पूरी तरह से करुण रस पर आधारित है। और इस पर एक रस और आएगा, व्यंग रस, उसको भी देखेंगे। व्यंग्यात्मक भी थोड़ा सा बीच में आ जाता है, हास्य शैली कैसे आएगा मैं बताऊंगी, लेकिन ये पूरी तरह से करुण रस पर आधारित है, मतलब विलाप पर आधारित है, विरह वेदना वाला यह हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या हो रहा है इसमें। गायन का क्षेत्र अगर बोला जाए तो यह मूल रूप से उज्जैन से शुरू हुआ है। उज्जैन है आपका मध्य प्रदेश में, तो उज्जैन में रहने वाले जो नाथपंथी होते हैं उन्होंने शुरू किया था इसको। मैं बताऊंगी, सब चीज बताऊंगी आपको, यहाँ पर कहीं पर भी संशय नहीं रहेगा। यह उज्जैन से, मध्य प्रदेश से स्टार्टिंग हुआ है। और ये जो भी हिंदी भाषी प्रदेश हैं वहां पर
अच्छे से इसको गाया जाता है। जैसे बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, जो उत्तरी क्षेत्र है भारत के, पूर्व राज्य हैं, पूर्वोत्तर नहीं बोलना है, जो पूर्वी क्षेत्र के, मध्य क्षेत्र के राज्य हैं, वहां पर इसका बहुत ज्यादा प्रचलन है और काफी जनसंख्या आपके इन्हीं क्षेत्रों में रहती है। तो यहाँ पर जो समस्त हिंदी प्रदेश है, वहां पर जो नाथपंथी के जो मानने वाले हैं, उनके द्वारा ये भरथरी गीत को गाया जाता है। बहुत ज्यादा पैमाने पर प्रचलित है ये। ये नाथपंथी क्या होता है, मैं बता सकती हूँ कि नाथपंथी क्या होता है। नाथपंथी में क्या होता है, बौद्ध धर्म। नाथपंथी में बौद्ध धर्म प्लस शैव धर्म, शैव धर्म का मेल हो जाता है। जो इनसे जनरेशन आई आगे, वो हो जाती है नाथपंथी हो जाती है। नाथपंथी को याद रखेंगे, कभी भी क्वेश्चन अगर आता है कि नाथपंथी किन किन धर्मों के मेल से बना हुआ है, तो यहाँ पर बौद्ध धर्म, जो नेपाल का बौद्ध धर्म है, और शैव धर्म, उसके मिक्स रूप से बना है नाथपंथी। दोनों का गुण इसमें मिलेगा। अब देखिए, इसमें हम लोग अब देखते हैं कि राजा भरथरी ऐसा क्या किए कि करुणा रस में चलेगी, क्योंकि राजा रानी तो बढ़िया जीवन जी रहे थे, बढ़िया राज्य चल रहा था। फिर ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पर वैराग्य जीवन हो गया और करुणा भरा समय आ गया। एक अच्छा समय चलता रहता है, लेकिन प्रकृति या जो समय होता है वो कुछ ऐसा फोल्ड कर दिया कि इस भरे पूरे साम्राज्य का जीवन करुणा में चला गया, वैराग्य में चला गया। चलिए देखते हैं। राजा भरथरी थे, क्योंकि राजा है वो, राजा का पहला उद्देश्य होता है कि शिकार करना जाना है, शिकार करके चीजों को अपने महल में लाते हैं, वो इनके वीरता का प्रदर्शन भी होता है। तो एक दिन वो शिकार करने गए जंगल में। शिकार करते समय उन्होंने देखा कि एक पत्नी है जिसके पति का निधन हो गया है, और वह पत्नी उनकी चिता में जाकर कूदकर आत्मदाह कर ली है। मतलब फिर उन्होंने लोगों से पूछा कि ऐसा क्यों हुआ है, ये इनकी पत्नी थी, पति के मौत के साथ उनकी चिता में क्यों जलकर मर गई। तो उन लोगों ने बताया कि ये अपने पति से बहुत प्रेम करती थी, बहुत ज्यादा प्रेम, इतना प्रेम कि पति के बिना वो जीवित नहीं रह सकती थी, लेकिन उसकी सांसें चल रही थी और अपने पति के जलती चिता में उसने अपने आप को दाह कर लिया, मार लिया। तो अब राजा भरथरी बोलते हैं कि जाता हूँ, मैं भी सोचता हूँ महल में कि मेरी रानी कितना प्रेम करती है, मेरी रानी को मुझसे प्रेम है कि नहीं, थोड़ी सी पहचान कर लेता हूँ। तो महल में गए तो रानी पिंगला से बोले कि रानी, मैंने आज शिकार करते समय देखा कि एक पत्नी थी जो अपने पति से बहुत प्यार करती थी, बहुत प्रेम करती थी। उनके मरने के बाद उनकी चिता पे उसने अपने आप को दाह कर लिया, मार लिया, उनके बिना वो जीवित नहीं रह सकी, अपने आप को खत्म कर ली। तो वो तुम मेरे लिए कैसे करोगी, अगर मैं मर गया तो तुम कैसे करोगी। तो रानी बोलती है कि स्वामी, अगर आप मर गए ना तो मैं तो चिता तक से जाने से पहले ही मर जाऊंगी ना, इतना ही सुनकर मैं मर जाऊंगी कि आपकी मृत्यु हो गई है, ऐसी खबर मत दीजिए, मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ। तो राजा को फिर भी, भरथरी राजा को फिर भी यकीन नहीं हुआ। बोलते हैं मैं इसको आजमाऊंगा, कहीं रानी कहीं दूसरे से तो प्रेम नहीं करती है, बल्कि ऐसे के दिखावा तो नहीं कर रही है, संदेह हो गया उनको। तो राजा जंगल में गए, इसी पर्पज से ही गए कि रानी को खबर भिजवाऊंगा। तो राजा जंगल को गए, वहां पर अपने संदेश वाहकों से कुछ समय बाद खबर भिजवाया कि जाओ बता देना कि राजा की मृत्यु हो गई है शिकार खेलते हुए। तो रानी को उन्होंने बता दिया संदेशवाहक ने कि राजा भरथरी अब मर चुके हैं, उनका शिकार खेलते हुए मौत हो चुका है। रानी इतना सुनते ही मर गई, तुरंत मर गई, खत्म हो गई वही ऑन द स्पॉट, रानी की सांसें रुक गई। अब राजा आए महल में, मैंने ये क्या कर दिया, रानी को मुझे ऐसे नहीं बताना चाहिए, रानी वास्तव में मुझसे बहुत प्रेम करती थी, रानी पिंगला मुझसे अपार प्रेम करती थी, मैंने क्या कर दिया। बहुत रोए, बहुत रोए, बहुत रोए, बहुत। और उनके गुरु कौन थे वहां पर, देखिए यहाँ पे इनके गुरु थे गोरखनाथ, जो राजा के गुरु थे भरथरी थे, गोरखनाथ थे। गोरखनाथ की शरण में रोते रोते गए कि मतलब स्वामी जी, मैंने ये क्या कर दिया, मैंने अपनी रानी का जीवन हरण कर लिया, मुझे नहीं पता था कि रानी मुझसे इतना प्रेम करती है। तो मैंने ये छोटा सा आजमाने की कोशिश की, लेकिन रानी की मौत हो चुकी है, मैं भी उनसे बहुत प्रेम करता हूँ, कुछ कर सकते हैं, मैं रानी के बिना जीवित नहीं रह सकता हूँ। पत्नी पत्नी है, पति पत्नी है। तो अब गोरखनाथ योग सिद्ध थे, उन्होंने सिद्धि कर रखी थी, उन्होंने अपनी सिद्धि से रानी में प्राण डाल दिए कि लो हम रानी को जीवित कर देते हैं। तो जो गोरखनाथ थे अपनी सिद्धि, अपने प्रताप के बल से रानी को जीवित कर दिए। तो रानी यहाँ पे जिंदा हो गई। लेकिन देखो, रानी भले ही जिंदा हो गई हैं, रानी भले ही जिंदा हो गई हैं, लेकिन राजा के अंदर बातें बदल गई। जो सम्राट अशोक हैं, किस चीजों से उनका हृदय परिवर्तन हो गया, किसी बात से उनका हृदय परिवर्तन हो गया। कैसे परिवर्तन हो गया, राजा पहले बहुत आक्रामक थे, युद्ध
क्षेत्र में विजयी पाने वाले सम्राट अशोक थे। लेकिन जब उन्होंने कलिंग युद्ध में देखा कि इतने लोगों की, इतने निहत्थे लोगों की, इतने मेरे राज्य के लोगों की, चाहे अदर वाले लोगों की जो इसमें मतलब भी नहीं था, उन लोगों की भी इसमें हत्या हो चुकी है, मारे जा चुके हैं। जो कलिंग का रणभूमि था वो पूरा खून से लथपथ था। राजा ऐसा है कि चीज को देखते गए उनका हृदय हो गया परिवर्तन। उसके बाद वो तो धर्म में चले गए। उसके बाद वो सब हत्या और ये सब आक्रमण की चीजें छोड़ दिए। फिर तो उन्होंने एक अपने थिंक थॉट को ही चेंज कर दिया। यहाँ पर भी वही हाल हुआ। जो राजा भर्तरी थे, देखा कि मेरी चीजें ऐसी हो गई हैं, क्या रानी दोबारा नहीं मरेंगी? ये तो रानी के मौत के बाद का रूप है। अब उनके अंदर बातें बदल गई। अब वो क्या हो गए? योगी हो गए। अब वो चले गए संन्यास को, गोरखनाथ का शिष्य बनकर हमेशा के लिए संन्यास धारण करिए। अब यहाँ पर क्या हुआ? विरह काल चालू हो गया इनका, हो गया ना इनका करुणा रस। यहाँ पर करुणा रस का प्रधान हो गया। मतलब अगर इस गीत के बारे में पूछा जाए प्रश्न कि भर्तरी जो गीत है, लोक गीत है, उसमें कौन सी रस की प्रधानता है, तो करुणा रस की प्रधानता है, विरह की प्रधानता है, राजा भर्तरी और रानी पिंगला के जीवन पर आधारित है। यहाँ तक मैंने बता दिया है कि वो योगी रूप में चले गए। यहाँ पर देखो, योगी रूप धारण कर लिया। जो भी भर्तरी गीत गाता है, छत्तीसगढ़ में जो भी भर्तरी गीत का गायन करते हैं, उन्हें उनकी लोकल भाषा में जोगी बोल दिया जाता है या फिर योगी बोल दिया जाता है। जो भी छत्तीसगढ़ में इसको गा रहे हैं भाई, बड़े ही अच्छे तरीके से गा रहे हैं और विश्व लेवल पर इसकी भी पहचान बनी हुई है। छत्तीसगढ़ का ये लोकगीत बन चुका है और जो इसको गाते हैं उनको योगी बोला जाता है। यहाँ पर देख रहे हो, छत्तीसगढ़ में भर्तरी गीत गाते हैं, उन्हें योगी कहा जाता है। क्योंकि क्यों कहा जाता है? क्योंकि राजा भर्तरी योगी बन चुके थे। अब वो वैराग्य जीवन पर जा चुके थे। उनके बाद आने वाली जनरेशन अपने आप को योगी मानती है और जो इस कला को जीवित रखते हैं, गाते हैं, वो अपने आप को योगी से जुड़ा हुआ मानते हैं। अब इसके गायक देख लो, सूरजबाई खांडे हैं भर्तरी में। इसको भी मैंने एक बार बताया था शुरू में ही, इसको ट्रिकी माध्यम से याद करने के लिए। अगर आप सूर्य देव की पूजा करने जा रहे हो तो भरथारी सामग्री इकट्ठा करो और भरथारी लेकर सूर्य भगवान की पूजा कर दो। तो भरथरी सूरज की पूजा। और वहां पर मैंने सूरज को ढोला मारू से भी याद करवा दिया है। कैसे हम देख लेना, बहुत अच्छे तरीके से वो याद रहेगा हमेशा के लिए। और इसमें जो वाद्य यंत्र होता है वो कौन सा वाद्य यंत्र है? एक तारा और सारंगी। इस वाद्य यंत्र को हमेशा अच्छे से याद रखोगे कि एक तारा और सारंगी। एक तारा को कैसे याद रखोगे? यहाँ पे सूरज है ना, ये सूरज, सूरज क्या है? एक तारा ही तो है। एक तारा के रूप में सूरज को याद रखना, यहाँ पे तुमको लिंक हमेशा के लिए याद रह जाएगा। और सारंगी मतलब सारे जगत का एक तारा है। इस तरह से ये याद हो जाएगा। देख लो, सूरजबाई खांडे मैंने पहले ही दिखा दिया है। यहाँ पर कला की पूजा हो रही है, ना कि रूप की पूजा हो रही है। अगर आपके पास रूप नहीं है लेकिन आपके अंदर विशेष कला है, आप जग में जाने जाओगे। इसको भी कर देते हैं, कंप्लीट हो जाएगा बहुत सारा। भोजली एक बार मैंने पढ़ाया था, भोजली की एक अलग क्लास थी। क्योंकि हम लोग गीतों का सीरियल बाय सीरियल देखते जा रहे हैं, तो यहाँ पर आपको भोजली एक बार और अच्छे से बता देते हैं ताकि ये रिवीजन के रूप में भी याद हो जाए और स्मरण पटल पे हमेशा के लिए बैठा रहे। तो देखो, यहाँ पर भोजली की बात मैंने कह दी है। भोजली क्या है? भोजली में क्या है? भोजली में किस देवी का वर्णन बार बार आता है? भोजली कितना महत्वपूर्ण होता है? तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख लो कि भोजली होता क्या। एक व्यू देख लो, यहाँ पर देखो ये सब दिख रहा है। भोजली देखो, यहाँ पर ये जो 4 प्रकार के कुछ अनाजों को एक मिट्टी या बालू का एक टोकरी छोटा सा रहता है, उसमें उगाया जाता है। टोकरी में मिट्टी या बालू को मिक्स करके रख देंगे। उसके बाद 3-4 प्रकार का जो अनाज होता है, गेहूं, उड़द दाल, जौ, ये सबको भिगोकर उसमें रख दिया जाता है। फिर उसको उगा दिया जाता है। उगाने के बाद छोटे छोटे अंकुर आ जाते हैं और कम से कम एक बित्ता तक का छोटा छोटा हरा हरा जो पौधा हो जाता है, वो हो जाता है भोजली। इसी को दुर्गा माता में जब उगाया जाता है तो बोल देते हैं जवारा। तो यहाँ पर इसका नाम है भोजली। छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में बात हो रही है। तो ये देखो, जब भोजली का जब पूरा इतना उपजा होता है
जब रक्षाबंधन के दूसरे दिन का समय आता है उनकी तिथि के हिसाब से, तो यहाँ पर सर पर लेकर सारे लोग इसको जाते हैं अब बहाने, या पर सिरवाने बोलते हैं जिसको। देखो ये पूरे गांव के गांव मनाते हैं, छत्तीसगढ़ में इसको बहुत तरीके से मनाया जाता है, बाजे गाजे के साथ जाया जाता है, पूरे यहाँ पर सदस्य लगे होते हैं, पूरी व्यवस्था देखी जाती है, पुलिस की व्यवस्था होती है यहाँ पर। ये बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है, यहाँ पे मेडिकल टीम भी रहती है एक तरफ। अब देखो ये थोड़ा सा ब्लड दिख रहा होगा, थोड़ा बहुत दिख रहा है क्या? ये नदी है, यहाँ पर नदी में इसको क्या किया जा रहा है, इसको पूरा रक्षाबंधन के दूसरे दिन की जो तिथि पड़ रही है वहां पे इसको बहाया जा रहा है, इसको ठंडा किया जा रहा है। इसी ठंडा करते समय इसे माना जाता है कि गंगा में गंगा का मिलन हो गया है, भोजली को गंगा का रूप भी माना जाता है। तो चलिए इसको देखने के बाद काफी समझ में आ चुका है कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। जो भी है क्वेश्चन के लिए, जानकारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हर विद्यार्थी को ऐसी चीजों के बारे में, अपनी छत्तीसगढ़ की संस्कृति के बारे में पता होना चाहिए। आइए देखते हैं इसमें, आइए देखते हैं कि भोजली में क्या क्या आता है। हम देख रहे हैं भोजली गीत छत्तीसगढ़ की पहचान, लोक संस्कृति की खूबसूरती ये देख रहे हैं। भोजली क्या है सबसे पहले हम जान जाते हैं। तो भोजली क्या होता है? भोजली एक छोटे छोटे पौधे का विकसित रूप होता है। भोजली में ही लगा है भू धन जली, भू धन जल और इसी के साथ हो जाएगा जली, जली को बड़ी की मात्रा में बोल दिया गया है। तो भू धन जल देख रहे हो यहाँ पर, इसको जली को ऐसे ही हाइट टाइप का याद रखो। तो भू धन जल, भू का मतलब होता है भूमि और जल का मतलब होता है जो जल है, जो जिस समय जिस ऋतु के समय जल की जरूरत होती है उसकी आराधना के हिसाब से इसकी पूजा की जाती है। भू मतलब भूमि और जल मतलब जो भूमि में पानी है उसकी बात की जा रही है। तो नाम में ही शामिल है, एक खेती बाड़ी से संबंधित हो जाता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भोजली क्या है, कहाँ से शुरुआत करना है, किस तिथि से शुरुआत करना है। तो हम आते हैं रक्षाबंधन से 8-9 दिन के पहले की बात आते हैं। तो सावन शुक्ल पंचमी के दिन आते हैं इसको। सावन शुक्ल पंचमी की तिथि में घर के जो सदस्य होते हैं अपने अपने घरों में भोजली उगाते हैं। एक छोटा छोटा दौरी नहीं बोलेंगे, दौरी बड़ा हो जाता है, छोटी छोटी जो टुकनी होती है उसको लेते हैं, वहां पे स्थापित करते हैं, उसमें मिट्टी और जो बालू से मिक्स किया हुआ डालते हैं उसमें, और आधा ही रहता है उसमें। और उसमें जो अनाज होता है, धान गेहूं का अंकुरण जो होता है उसको, और जो उड़द दाल होती है, ये सबको, जौ को उसमें क्या किया जाता है, भरा जाता है। लेकिन इसको एक दिन पहले धोकर, इन अनाजों को एक दिन पहले धो लिया जाता है और उसको फुला दिया जाता है। फुलाने वाले, देखिए भोजली को कब उगाया जाता है? तो सावन शुक्ल पंचमी की तिथि को, यह पंचमी तिथि फिक्स है इसके लिए। तो इस पंचमी तिथि को भोजली को उसी छोटे से टोकनी में अनाजों को डालकर सींचा जाता है पानी से, रोज रोज इसकी सेवा की जाती है जैसे कि आप नवरात्रि में करते हैं। तो इस पंचमी को इतने प्रकार के अनाज, धान गेहूं जौ उड़द, इन सबको एक दिन पहले फुलाकर फिर उसको उसमें लगाया जाता है। ये अनाज उस पर धीरे धीरे क्या होते हैं, उगना चालू होते हैं, अंकुरण होना स्टार्ट होते हैं। पहले दिन देखोगे थोड़ा सा फूला हुआ बीज रहेगा, दूसरे दिन अंकुरण के सिद्धांत पद्धति के अनुसार हल्का हल्का उसमें बीज फूटना चालू हो जाएगा, फिर एक पौधे का हल्का हल्का सा कलर आने लगेगा, फिर वो बढ़ने लगेगा। तो बहुत ही सुंदर भोजली का कलर होता है। ग्रीन कलर क्या होता है, आप छोटे से पौधे से देखो, सबसे खूबसूरत ग्रीन कलर वहां पर दिखेगा। तो भोजली में गंगा के समान इसे पवित्र माना गया है। क्यों माना गया है? जब उससे भोजली उगाया जाता है उसमें गंगा जल पानी से छिड़का जाता है ताकि रोज ये हमारी आराधना के हिसाब से ये उगता चला जाए। अगर नहीं उगता है तो कितना मन खराब होगा कि माता प्रसन्न नहीं हुई। तो उस पर उस गंगा जल को जो बोल रहे हो गंगा जल मानकर उस पर रोज सींचा जाता है कि माता उगो करके। यहाँ पर अन्नपूर्णा का रूप माना जाता है क्योंकि आप जितने प्रकार के अनाज उगा रहे हो वो उससे ही आपकी पैदावार बढ़ेगी, क्योंकि इसी के बाद खेती का निर्धारण प्रारंभ होता है। इसी से पता चलता है कि गांव में खेती या राज्य में खेती कैसी होगी। अब देखो अंकुरण से विसर्जन तक का इसमें गीत गाया जाता है। जब से अंकुरण का स्टार्ट होता है तब से भोजली गीत गाया जाता है। हम क्या पढ़ रहे हैं? भोजली गीत पढ़ रहे हैं। जिस दिन से अंकुरण की पद्धति स्टार्ट की जाती है उस दिन से लगातार रक्षाबंधन के दूसरे दिन तक गीत गाया जाता है। इनके पास उससे संबंधित कई प्रकार के गीत हैं, तो गीत गाया जाता है। अब इसका विसर्जन कब किया जाता है? भादो कृष्ण प्रथमा को, उस दिन होता है रक्षाबंधन का दूसरा दिन। रक्षाबंधन कब पड़ा? सावन पूर्णिमा को पड़ा। पूर्णिमा के बाद क्या आ जाता है? कृष्ण पक्ष चालू हो जाता है। तो रक्षाबंधन का दूसरा दिन कर लो।
इसको क्वेश्चन में इस रूप में भी पूछा जा सकता है कि भोजली का विसर्जन किस तिथि को किया जाता है। तिथि बोलेंगे तो भादो कृष्ण प्रथमा आ जाएगा, और अगर ऑप्शन में रहा कि रक्षाबंधन के नेक्स्ट डे या दूसरे दिन, तो वो भी आपका आंसर बनता है यहाँ पर। तो अब देखो विसर्जन के समय कुछ गीत गाते। अब आया बात विसर्जन का। जब विसर्जन करने जा रहे हैं, उस भोजली को गंगा में मिला रहे हैं, उसको गंगा माना है, जो नदी है उनका तालाब है उसको भी गंगा मान रहे हैं, तो उस भोजली को गंगा से छुआते ही अहो देवी गंगा, ये सब गीत वो गाते हैं। इस पर क्वेश्चन आ चुका है। ये जो क्वेश्चन है, ये जो लाइन है, इस पे क्वेश्चन आ चुका है कि अहो देवी गंगा ओ देवी लहर तुरंगा का वर्णन किस गीत में किया गया है। तो इसका आंसर होगा भोजली गीत में किया गया है। अब इसमें देखिए, इसमें विसर्जन करते समय आशीर्वाद मांगा जाता है भोजली माता से, अन्नपूर्णा माता से, गंगा माता से गाना गा के आशीर्वाद मांगा जाता है कि हे माता, हमारी जो धरती है वहां पर खेती के लिए जल हो, कमी ना हो जल की, ताकि ये अन्न का उत्पादन हो रहा है, अन्न जो उगेगा उसके लिए अच्छा समय रहे, अच्छा मानसून रहे, और अच्छी फसल की कामना करते हैं, क्योंकि उनकी फसल अच्छी होगी तो पूरे जो निवासी हैं उनको भी खान पान मिलेगा। तो किसान यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाते हैं, और अन्न की पूर्ति होती रहे। अगर वो ऐसा मांग रहे हैं तो किसके लिए मांग रहे हैं? क्या वो सब अन्न खा लेंगे? नहीं खाएंगे, वो अपने चीजों को बेचते हैं ताकि आपकी भरण पोषण या पूरे छत्तीसगढ़ की या पूरे समाज को खाना पीना मिल सके। अब यहाँ पर एक विशेष कार्य है, मितान कार्य। जब भी क्वेश्चन आए कि छत्तीसगढ़ में मितान कब बधा जाता है, तो आप बताओगे भोजली के समय बधा जाता है। मितान क्या होता है? छत्तीसगढ़ का फ्रेंडशिप डे आपस मनाते हैं, बैंड बांध देते हैं कि ले तैमर दोस्त है, फ्रेंड है, बैंड बांध ले। उसको भी नहीं पता बैंड बांधने वाले को कि काहे के लिए बांध रही है, काहे के लिए दे रहा है ये बैंड, आज फ्रेंडशिप डे है, ले, है ना। तो वहां पर कोई मतलब नहीं पता चलता है, वो सब इंग्लिश के हिसाब से। अगर छत्तीसगढ़ में आप देखोगे तो सबसे अच्छा तिथि क्या होता है? ये भोजली का समय होता है, भोजली विसर्जन का समय होता है। इसको छत्तीसगढ़ का फ्रेंडशिप डे बोला जाता है, और इसको मितान त्योहार के रूप में मनाया जाता है। वो जो भोजली विसर्जन करते हैं, जो छोटे छोटे अनाज के अंकुर होते हैं, उसका नाम भोजली है। उसी को जिससे मितान करना है उसको दिया जाता है, लीजिए आप हमारे मितान है। यहाँ पर कानों में लगाते हैं, बहुत अच्छे तरीके से उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो ये यहाँ पर मितान का और मित्रता का, प्रगाढ़ संबंधों का एक बहुत महत्वपूर्ण त्योहार भी है। ये आपको मितान पर्व के बारे में पूछा जाए तो आंसर यही होगा। ये सब देख रहे हैं ना, भोजली लेकर पूरे गांव के गांव यहाँ पे भोजली विसर्जन कर रहे हैं, और उसका विसर्जन गंगा में किया जा रहा है। मतलब उनका जो भी नदी है, तालाब है, वहां पर विसर्जन हो रहा है। अब इसमें जवारा गीत में ज्यादा नहीं है, आप जानते हो जवारा गीत क्या होता है। जवारा गीत माता दुर्गा की सेवा, जो जहाँ भी देखो छत्तीसगढ़ में चारों तरफ क्या है, पहाड़ है, पर्वत है, पठार है। तो वहां पर जहां जहां पर्वत पठार जो दिख रहे हैं, वहां पर माता का कुछ ना कुछ अंग गिरा हुआ है। तो अंग गिरने के कारण माता सती के अंग गिरे हुए हैं, वहां पर किसी न किसी देवी का वहां पर मंदिर बन चुका है। डोंगरगढ़ में देख लो, खुदरगढ़ में देख लो, जहां जहां छत्तीसगढ़ के आप जानते होंगे, वहां पर यहाँ पर महामाया मंदिर है। सब जगह माता के कुछ न कुछ अंग गिरे। दंतेश्वरी मंदिर में दांत गिरा था, तो उस टाइप का हो गया। तो जहां जहां माता के अंग गिरे हैं, वहां पर मंदिर है, और उनकी आराधना के लिए जो कुआर नवरात्रि का समय आता है, और एक चैत्र नवरात्रि का समय आता है। वैसे तो नवरात्रि 4 बार होती है, लेकिन ज्यादा महत्वपूर्ण मनाया जाने वाला कौन सा होता है? एक ठंडी वाला, एक गर्मी वाला, कुआर नवरात्रि, और एक चैत्र नवरात्रि। यहाँ पर ज्यादा अच्छे से मनाया जाता है। तो देख रहे हो चैत्र नवरात्रि के समय की बात हो रही है यहाँ पर। अब दोनों नवरात्रि ले लेना, जवारा दोनों समय ही होता है। अब मैं इसी बिरही की बात कर रही थी कि जो जवारा होता है उसको धोकर उगाने से पहले, एक दिन पहले क्या करते हैं, उसको फुला लेते हैं, ताकि देखो मापना पड़ता है बीजों को भी कि ये बीज शक्तिशाली है कि नहीं, या उगाने के बाद अगर डायरेक्ट डाल दोगे तो बीज उगेगा ही नहीं, अंदर से खोखला होगा। तो ऐसी चीजों को फुला लो, फुलाकर देख लेना कि बीज वाकई में उगने वाले हैं। तो एक दिन पहले उसका अंदाजा हो जाएगा कि ये बीज सही है, तो उसको क्या होता है, उसको बिरही बोलते हैं। जो एक दिन पहले उगाकर उसको तैयार किया जाता है, जिसको बिरही बोलते हैं। और उसके बाद स्थापना चैत्र शुक्ल प्रथमा के दिन किया जाता है। प्रथमा को क्या बोला जाता है? प्रतिपदा भी बोला जाता है। तो उस दिन जवारा उगाने का पहला दिन होता है, और पूरा चैत्र शुक्ल नवमी तक ये जवारा इतने बड़े बड़े अच्छे रूप में हो जाते हैं। देखो यहाँ पे जवारा कितना बड़ा बड़ा हो चुका है, तो काफी अच्छी लंबाई हो जाती है, और जितना लहलहाता है उतना ही माता का उसमें लगता है कि वास हो चुका है, बहुत ही अच्छा दिखता है। अब देख लो, इसी को हम पूरे नवरात्रि भर इस जवारा गीत का देखभाल करते हैं। जो यहाँ पे जोगी होता है, जो नवरात्रि में पूरे जो पंडित बैठते हैं या जोगी बैठते हैं,
इस जवारे का पूरा देखभाल करते हैं 9 दिन पर, चूहा ना खाए, कुछ इसको हो ना, मतलब अच्छी तरह सेफ रहे, बढ़िया उगता रहे, जवारे में पूरा ध्यान केंद्रित रहता है। इस जवारे को अच्छे से फलने फूलने के लिए जवारा गीत गाया जाता है, सिर्फ जवारा के लिए। ठीक, ये जवारा की बात हो गई। अब आते हैं दूसरा, जस गीत या सेवा गीत। ये किसी का नहीं है, ये माता के लिए ही गाया जाता है, माता के जस के लिए किया जाता है। जैसे कि दुर्गा जी के गीत हैं, दुर्गा जी के भजन हैं, बहुत सारी जो उनके सेवा के लिए गाए जाते हैं। जवारा के समय जवारा गीत गाते हैं, लेकिन पूरे दिन भर उनकी सेवा के लिए गीत गाया जाता है। माता विघ्न ना हो, माता प्रसन्न रहो, लोगों की रक्षा करो, ये क्या है? माता की सेवा है, एक प्रकार का माता के प्रति आस्था है, थोड़ा सा डर भी है कि कोई विघ्न नहीं होना चाहिए, कोई ऐसा काम नहीं होना चाहिए। माता के लिए ज्यादा जो सामग्री, जितना विधान बोला जाता है, उस हिसाब से उनकी सेवा की जाती है। इस सेवा गीत को आप जस गीत भी बोलोगे, दोनों एक ही है। तो ये इतना देख लो, ये माता से संबंधित है। जस गीत और सेवा गीत में अक्सर कंफ्यूज होते हैं, लेकिन ये माता की सेवा से संबंधित है। जवारा गीत थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण क्या हो जा रहे हैं, हमारे लोकगीत हो जा रहे हैं, तो इसको अच्छे से आप लोग याद रखेंगे।